है। क्योंकि अगर इन्होंने भाई हमें मंडे सैटरडे का बंद करवा के और अभी पता लगा है कि इस मंडे और सैटरडे दोनों पे क्लास हुई हैं, तो फिर इसका एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है कि सर जी अगर कर ही रहे हैं तो भाईजान देखे। तो अगर वो कहते हैं कि हाँ जी ऑल ओपन, तो खुल के खेले। मिड टर्म दिया, कसीर तादाद ने हमें मिड टर्म दिया। हाँ जी, बहुत ज़्यादा कसीर तादाद थी। 15 लोगों की एक खातिर ख्वाह तादाद में खामखा जो है वो टेस्ट दिया, और प्री पोस्ट के मिला के जो है मेरे ख्याल में ये हमारी स्ट्रेंथ का 1/5 बनते होंगे। उससे भी अभी पता नहीं हमारे पास तो तादाद भी अब नहीं है, अब तो शर्म के बारे में पूछते भी नहीं है, अजीब सी घबराहट होती है। 20% तो होंगे। 20%। ठीक, तो अब हम तो रोना भी बंद कर चुके हैं आहिस्ता आहिस्ता। जो टेस्ट नहीं दे रहे उनका भी भला, जो दे रहे हैं उनका भला, जो दे रहे हैं उनका ज्यादा भला, जो नहीं दे रहे उन्हें अंदाजा ही नहीं हो रहा। अभी मैं ऊपर आ रहा था तो नीचे भी भाई मिले कि सर वो मेरा पेपर रहता था, मुझे एक चीज समझ आई है, मेरा ड्राफ्टिंग का मसला है, रिटर्न मसला है। अब वो उसे तब समझ आई है जब उसका पेपर रह गया। आपका भी पेपर रहा नहीं है तो आपको भी समझ नहीं आ रही। तो क्यों चाहते हैं कि तजर्बा करके पेपर रह जाए, फिर उसके बाद समझ आए कि हाँ भी लिखना बड़ा जरूरी है। खैर ऐसे में जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने टेस्ट दिया है उनको हम क्यों खराब करें। 100 नंबर वाला मेरे पास इस वक्त मिड टर्म है, जिस मिड टर्म में ग्रैंड टेस्ट भी शामिल है, यानी कि ग्रैंड टेस्ट इज अ सबसेट ऑफ दिस मिड टर्म। तो ऐसे में मैं मिड टर्म डिस्कस कर रहा हूँ, ग्रैंड टेस्ट वालों को अपना सवाल मिल जाएगा। मैं सवाल जब पढ़ रहा हूँ तो उन्हें पता लग जाएगा कि कौन से सवाल की बात हो रही है। तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही खूबसूरत, बड़ी रंगबाजी, बहुत सारी बातें करने के बाद एंड पे आपसे 3-4 सेक्शंस को इकट्ठे एक्सट्रैक्ट करवा लिया। क्लास में हमने उस तरीके से पढ़ा हुआ था, लेकिन आपको भूल गया हुआ था, नहीं था। चले अल्लाह करे आप ऐसे से 15 नंबर लेने में कामयाब हो। आफ्टर पासिंग कैफ एग्जाम, assume that you are appointed as company secretary in Pure Physical Limited। आपको पता हमारा सवाल जो है वो इस टाइम पे हमारे आसपास के हालात की तर्जुमानी कर रहा है। Just when you joined the company, you saw 2 directors arguing on different type of meeting mentioned in Companies Act because they were not from CA background and were unknown to all section and exceptions। 2 डायरेक्टर आपस में लड़ रहे थे, पता कुछ था नहीं उन्हें, CA बैकग्राउंड से वो थे नहीं, तो उन्हें कुछ भी नहीं पता था। Suddenly you remembered, आपको अचानक से याद आया, while doing CAF one day you accidentally went to the class while being enrolled। सारे अल्फाज जो है ना कि मतलब एनरोल स्टूडेंट इत्तफाकन हादसाती तौर पे अचानक से क्लास में पहुंचा, क्योंकि हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है। एंड सर आपसे फॉर टीचिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मीटिंग्स एंड यू अटेंडेड दैट ओनली बिकॉज चिप्स एंड जूस वर बीइंग सर्व्ड। सर लेट थे, चिप्स और जूस सर्व हो रहे थे, इस चक्कर में आप उस क्लास में बैठ गए, क्योंकि उसके अलावा तो उस क्लास में कोई आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये बात ये वाली बात जो है ना सर में चिप्स और लेट हमारी ऑडिट वो चिप्स और वगैरह हमारी ऑडिट की क्लास में होती है, क्योंकि उधर हम लेट हो जाते हैं। कैंपस की जो पहली क्लास होती है वो चाहे इस कैंपस में उस कैंपस में, क्योंकि उस ट्रैवलिंग टाइम भी है, कुछ और मूवमेंट का भी, तो उसमें फिर एक मार्जिन होता है कि अगर हम 20 मिनट से ज्यादा लेट हो तो वहां पे चिप्स होते हैं, और अगर 30 मिनट से ज्यादा लेट हो तो चिप्स एंड जूस होते हैं। इधर तो मतलब कोशिश कर रहे होते हैं टाइम गुजरे, टाइम नहीं गुजर रहा होगा, जो अब हमारा टाइम ही बंद हुआ है। सर जी अगर किसी तरह से इंतजामिया से बात कर लें, इसमें एक सेल पढ़ देते हैं चीफे के थ्रू से। सर जी घड़ी सेल डाल, ऐसा ना हो कि मैं इन्हें ज्यादा पढ़ा जाऊं और टाइम आ यहाँ साथ साथ देखते हैं। ऐसे में जब फुल स्क्रीन होती है तो टाइम गैप हो जाता है। चलिए जी, यू ओपन कैंपस इनसाइट सॉफ्टवेयर वाया अनऑथराइज्ड एक्सेस and watch that lecture again and now finally you are in position to explain them their bone of contention। ये bone of contention क्या होती है? तसाद की जड़, जो बस जिसकी वजह से मसला आया हुआ है, इशू है। Write down difference between 3 type of meeting using a tabular approach। यानी कि जिस तरह के सवाल कंपनी लॉ में सिनेरियो वाले आते हैं, हमने उसी तरह का सवाल बनाया कि इतनी सारी कहानी देने के बाद आपसे रट्टा पूछा है कि 3 तरह की कंपनियों मीटिंग्स को डिफरेंशिएट करना है टेबल बना के। और आपको याद होगा हम लोगों ने लेक्चर्स के दौरान देखा था कि इनमें नोटिस में क्या फर्क है, इसमें पर्पस में क्या फर्क है, इसकी टाइमलाइन में क्या फर्क है, वगैरह वगैरह। और अगर आपने वो लेक्चर हादसाती तौर पे मिस कर दिया था तो सॉल्यूशन में आपको एक ब्लैक स्क्रीन नजर आएगी, जिस ब्लैक स्क्रीन पे ये सारी बातें लिखी है। क्वेश्चन नंबर 2,
रियो डेनवर है। अब मैं इसके नाम अगर गलत लूंगा तो फिर आपने परेशान नहीं होना। इमेजिन इसके नाम गलत लेने पे आपको परेशान नहीं सर होना, आप पहला वर्ड बोलिए। क्योंकि आप कई दफा जो है ना वो ऐसे कैरेक्टर डालते हैं जो कि किसी विदेशी उसके होते हैं। सेल्डा रियो डेनवर एंड आर्ट्रू आर्थोरो, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लेटेस्ट से कनेक्टेड नहीं। 3 वेरी टैलेंटेड इंडिविजुअल्स। वो असल में वो भाई ने एक दफा एक बड़ा प्यारी सी केस स्टडी में ना गेम ऑफ थ्रोन के कैरेक्टर डाल दिए। गेम ऑफ थ्रोन के थे, किसके थे? हाँ, गेम ऑफ थ्रोन के भी थे। अब ऊपर से मैं गेम ऑफ थ्रोन से अल्लाह का शुक्र है बहुत दूर था, तो वो मैं पढ़ते हुए अक्सर कैरेक्टर मैंने गलत बोल दिए, बच्चे नाराज हो गए। उन्होंने कहा नहीं सर ये आपने कैरेक्टर का नाम गलत लिया है। तो इसलिए ना मैं फिर जरा हसासियत को जरा ध्यान में रखते हुए तो आर्थुरो डेनवर, तो ये इंग्लिश में वो सारे ठीक है। रियो डेनवर एंड आर्थुरो 3 very talented individuals who got graduated from leading IDP University are planning to launch an ERP startup with 10 million capital. Very good. Their plan is to form a private company, and for that they have approached your firm People Associates. People. To help them in regard. They have just compiled some important questions and submitted to your firm and are seeking for a very professional and appropriate reply, as all 3 are not aware of any legal compliances. तीनों का कुछ नहीं पता कंपनी की रजिस्ट्रेशन के बारे में। सवाल के 3-4 पार्ट हैं। रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस अंडर विच आर प्राइवेट कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड। प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हुए क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, याद थी? यस सर। 50 मेंबर्स वाली, ट्रांसफर नहीं कर सकते, इनवाइट नहीं कर सकते। ठीक। Factors to be considered while selecting the name of company and name which may require prior approval of SECP. नाम की भी वो दोनों तरह की लिस्टें कवर हो गई, कौन कौन से मना है और कौन कौन से सिर्फ SECP से पूछ के अलाउ है। ओके। रजिस्ट्रेशन एंड साइनिंग ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, याद है इसमें क्या बातें आती हैं? जैसे वो जो सब्सक्राइबर्स अपने नाम पते देंगे, डेट डली हुई होगी, वो पैराग्राफ होंगे, वो जो एक ऐसे करके 4-5 बुलेट्स हैं। 3 नंबर के लिए पूछ ली सर, ये जो साइनिंग ऑफ आर्टिकल है इसमें क्या चीज है? जी, साइनिंग ऑफ आर्टिकल्स वो तमाम लोग, याद है मेमोरेंडम हो या आर्टिकल्स हो, उसके नीचे सब्सक्राइबर्स अपने नाम लिखते हैं, साइन करते हैं, अपने एड्रेसेस, अपने ऑक्यूपेशन, वो वाली बातें हैं। वो जी 4 पॉइंट बिल्कुल ऐसे। सर जी जी सर, क्वेश्चन नंबर 1 में 15 नंबर के लिए कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए? जहां तक आपका दिल करे। 15 नंबर बहुत ज्यादा नंबर होते हैं। 15 नंबर का मतलब ये है कि 5 नंबर पर मतलब मीटिंग। हाँ, मतलब वही बात है कि अगर आप इसको जो नॉर्मल फार्मूला है 1.8 से मल्टीप्लाई करने वाला है, तो 1.8 से मल्टीप्लाई करें तो आप तकरीबन 27 के आसपास पहुंच जाते हैं। और ऐसा सवाल जो आता हो उसमें 1.8 का फार्मूला नहीं लगाना चाहिए, 2 या 2.5 लगाना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल भी होंगे जिनको 1 से मल्टीप्लाई करके भी मिनट ज्यादा होंगे, लिखने वाला कम होगा। तो रादर देन कि आप ये 1.8 के फार्मूले से अपने वो सवाल भी खराब कर दें जो आपको अच्छे आते हैं, तो जो अच्छे सवाल आते हैं उसको 2 या 2.5 से मल्टीप्लाई कर लिया करें, कभी भी टाइम आउट नहीं होता। तो अगर मैं इसको 2 या 2.5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये तकरीबन 30-35-37 मिनट इस पे लग जाने चाहिए। यस सर। तो 3 मीटिंग है, जैसे इन्होंने कहा कि 5 नंबर पर मीटिंग होने चाहिए। वैसे में देखें तो जो ज्यादा बातें हैं वो एक जगह AGM के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें, और फिर जो स्ट्रेटजी मीटिंग है उसके अंदर जो बातें। अब हो सकता है एक बंदे से कुछ ना समझ आ रहा हो तो उसने स्ट्रेटजी मीटिंग के रिपोर्ट के कंटेंट्स लिखने शुरू कर दिए। आप घबरा के ऐसा कर सकते हैं जब आपके पास बाकी बातें खत्म हो गई हो। तो लॉ के अंदर मैं हमेशा कहता हूँ कि कम लिखने और ज्यादा लिखने में जब भी डाउट हो रहा हो, ज्यादा लिख के शर्मा जाए कोई मसला नहीं। कम लिख के परेशान रहने से ज्यादा बेहतर है कि बंदा ज्यादा लिख के परेशान हो, क्योंकि हो सकता है वो ज्यादा चाह रहे थे और हमने काम का कम लिख दिया। तो इसलिए इसमें जो है वो आप अगर देखेंगे तो आपको एक टेबल नजर आएगा सोल्यूशन में, उसमें सफिशिएंटली सारी डिटेल्स हैं, सिवाय स्ट्रेटजी रिपोर्ट के कंटेंट्स या छोटी छोटी एडजस्टमेंट और इस तरह की बातों की तकरीबन सारी बातें उसमें कवर होती हैं। काइंड्स एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स, इस पे तो फिर आपने पैराग्राफ लिख डाले। डिफरेंट काइंड्स हो सकती हैं, हर काइंड की अलग अलग क्लासेस हो सकती हैं। फिर जाहिर है 8 नंबर पूरे करने से तो फिर आपने वो 2 तरह की जो बेसिक काइंड्स हैं वो, उनके डिफरेंसेस, उनके अंदर की क्लासेस, सब कुछ ही पूरा सफाई छाप दिया, अल्लाह करे। तो बेसिकली इसमें कौन सी काइंड्स है? एक तो ऑर्डिनरी रेफरेंस है, बस ये 2 है। हाँ, असल में वो 2 काइंड्स हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही काइंड हैं। लॉ ये कहता है कि शेयर कैपिटल की कई काइंड्स हो सकती हैं और हर काइंड में डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं। तो जो डिफरेंट काइंड्स हैं वो ऑर्डिनरी ऑफ ऑर्डिनरी ऑफ प्रेफरेंस,
और उनके अंदर की क्लासेस भी उसी नीचे आखिरी जो रो है उसमें बताइए। अच्छा, इसमें शेयर कैपिटल वगैरह तो नहीं बता रहे थे कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल? आप बता दें, मतलब नॉर्मली हम उसको काइंड ऑफ क्लासेस के अंदर नहीं इस तरह से कवर करते हैं, लेकिन आप बताना चाहें तो बता दें। अंडर वाइंडिंग अप, लो जी कॉमन सवाल आ गया। मीटिंग वाला कॉमन था, वो आप लोगों के पास भी था, वो नए लोग और पुराने लोग सबके पास। नहीं जी, अब आप आहिस्ता आहिस्ता आइए। मैनेजमेंट वालों ने बच्चों की कमी को देखते हुए कमरा हमारा चेंज करा दिया। उन्होंने कहा जी बच्चे तो कम ही आते हैं, हम अपना कमरा तो बचाएंगे। ले जी, तीसरा सवाल जो गेम कॉमन था, अंडर वाइंडिंग अप सेक्शंस एक्सप्लेन बिलो, कंपनी व्हेन डीम्ड अनेबल टू पे इट्स टैक्स। कंपनी कब ये समझी जाएगी कि वो अनेबल टू पे डेट्स है? वो वाला एक बंदा नोटिस दिया, उसके इतने पैसे ड्यू थे, उसने कहा जीत गया, डिग्री लेके आया, वो सारी की सारी शर्तें, यानी कि प्योर रटा। दूसरा, हु एंड व्हेन शैल प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फेयर ऑफ कंपनी, कौन बनाएगा और कब बनाएगा? तो कौन बनाएगा? ये फाइनेंशियल शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स, वो लोग जो उस वक्त या पिछले एक साल में कहीं ना कहीं डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव वो थे, परफॉर्मेशन में भी थे वो। और टाइम 15 डेज कहाँ से? रेलेवेंट डेट की कहानी पे फर्क हो सकता है। और ये 15 दिन कहाँ तक जा सकते हैं? 45 दिन तक। रट्टा अच्छा है, रट्टे में आवाम खुश है। क्वेश्चन नंबर 4 आपने देखा, आपने कहा ये छोड़ते हैं, इन पे करेंगे, इन पे टाइम नहीं मिला। क्वेश्चन 5 की तरफ आप आए। ठीक है जी, क्वेश्चन 5 जो है ये पोस्ट वालों के लिए नहीं था, खाली प्री वाले। 3 months back you appeared in CAF3 paper of business law and unfortunately you failed with 38 marks. ये तो पोस्ट वालों के लिए था। Yes sir, post वाले। During preparation, your main focus was on C-law portion because that was pretty much straightforward, having procedural rules and easy to cram as opposed to B-law. You consider yourself well versed in that now and started to accept freelancing activities related to that subject. One of your client, Ms. Tokyo, has given you a task regarding account section. Accounts के बारे में आपको एक client ने आपको एक activity दी है, आपने पेपर रटा मार लिया हुआ था, तो आपने सर्विसेज देनी शुरू कर दी। In her description, she mentioned that on below points you must explain normal process, exceptions and additional requirement for listed company in columnar manner, highlighting differences very clearly and professionally. प्री रिजल्ट वालों को याद होगा, यहाँ पे हम लोगों ने चिट्टे बोर्ड के ऊपर जो है वो 2-3 रंगों से गंदी सी राइटिंग में वो सारा प्रोसेस, उसके अंदर जो एक्सेप्शंस हैं और जो लिस्टेड कंपनी के एडिशनल पॉइंट्स हैं वो सबके सब बताए थे। ये पोस्ट वालों के लिए जरा एक हैरानगी वाली बात होगी, तो वो आप लोगों ने भी पढ़ा नहीं वो वाला पोर्शन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, साइन करना, ऑडिट करवाना, अटैचमेंट कौन सी भेजनी है और फाइलिंग किस तरह से होगी और डॉक्यूमेंट्स कौन से भेजे जाएंगे, यानी कि वो पूरा टेबल ही पूछ लिया जिसके अंदर आपने वो बताना है कि प्रोसेस क्या है, एक्सेप्शंस क्या हैं और लिस्टेड कंपनी के एडिशनल बातें क्या हैं। चाहे तो आप टेबल बना के वो कर सकते हैं, चाहे तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल ने कहा कि इन कॉलमनर मैनर, कॉलम्स बना के करना है। फर्ज करें आप भूल गए, ये आपने कहा ये मेरे से मुश्किल हो, मत बनाए कोई बात नहीं, बट जहन में रखेंगे कि फिर 2-3 नंबर इसके कट सकते हैं। अगर एग्जामिनर ने इतनी ख्वाहिश से कहा है आपको कि जी हमें इस फॉर्मेट में आपसे जवाब चाहिए, तो उसकी बात का एहतराम करना। कई दफा सवाल आपसे कहता है राइट अ लेटर टू कंपनी अबाउट दिस, तो फिर आप थोड़ा सा फॉर्मेट, क्योंकि फिर एक आध नंबर उस फॉर्मेट का कहीं ना कहीं वो ख्वाहिश रखते हैं कि बच्चा टू, फ्रॉम और इस तरह की बातें मेमो फॉर्मेट में लेटर का वो दे दें, लेकिन कम से कम उनको एक फील आए कि हाँ भाई आपने उनकी रिक्वायरमेंट को समझा। तो यहाँ के नंबर होते हैं कभी कभी अगर इतना वाज़ेह तरीके से उन्होंने कहा हो ना, खासतौर पर सवाल ने कहा राइट अ लेटर, जैसे सवाल ने कहा कॉलमर फॉर्म में बताएं, पीछे लिखा था टेबल फॉर्म में बताएं, तो अगर सवाल स्पेसिफिकली कोई खास रिक्वायरमेंट आपसे कहता है ये इस तरह से प्रेजेंट करें, तो कहीं ना कहीं वो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, डिपेंडिंग अपॉन सवाल कितने नंबर का है, वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चीज। सर अगर सिर्फ टेबल बना के बीच में डाटा फिल कर दें आता ना हो तो उसके नंबर मिल जाते हैं टेबल बनाने। एटलीस्ट आपने जो टेबल बनाया है, क्योंकि उनकी वो वाली फरमाइश तो पूरी हो गई, अब डाटा के नंबर ना मिले, लेकिन जो टेबल बना के आपने कम से कम उसको प्रेजेंट किया है, उसका अगर 1-2 नंबर उन्होंने रखे तो ये एक टेबल बना के आपने करना था। जो उन्होंने टेबल के बगैर किया होगा उनको हम 12 में से नंबर दे रहे होंगे, क्योंकि हमें और ज्यादा दुख हुआ, आईकेप को थोड़ा सा कम दुख हुआ, हमें थोड़ा सा ज्यादा दुख होता है। आईकेप से हमने जरा ज्यादा सख्त चलना होता है ना, जैसे बिजनेस लॉ वाले बच्चे कह रहे थे कि सर जिस वक्त हम पेपर देने आए तो उस वक्त बहुत ठंड थी, उनका शाम 6 बजे था मिड टर्म, आप लोगों का मुनासिब टाइम पे था 2 बजे। हाँ,
तो उनका शाम 6 बजे था, तो उन्होंने कहा जी हम पेपर देने आए तो बहुत ठंड थी, इतनी ठंड में पेपर कहाँ दिया जाता है। फिर मैंने उन्हें याद कराया कि इस दफ़ा जब बिजनेस लॉ का पेपर फाइनल का ICAP का हो रहा था, उस दिन शदीद बारिश थी, ठीक है, और बहुत सारे सेंटर ऐसे थे जिसके आसपास पानी खड़ा हुआ था और बच्चे बरसती बारिश में गए थे और पेपर में कांप रहे थे, और ICAP वालों ने कई जगह तो वो AC भी बंद नहीं किए थे। तो अगेन मतलब कॉलेज में हम जितनी भी सख्ती कर लें, ICAP का लेवल एक अलग ही है। तो इसलिए यहाँ पे ICAP होता तो शायद वो 2 नंबर काटता, लेकिन हम चूंकि ज्यादा जज्बाती हो गए तो हम यहाँ पे 3 नंबर काटते हैं। राइट डाउन एक्सेप्शंस टू द फॉलोइंग प्रोविजन। आपने का मजे लग गए। इंटरेस्टेड डायरेक्टर कैन नॉट टेक पार्ट इन डिस्कशन और वोट, वो वोटिंग नहीं कर सकता। 2 एक्सेप्शंस याद थी? यस सर। ठीक है, अकील प्राइवेट कंपनी और इंडेमनिटी वाला पॉइंट है। All the investment of company must be made and held in name of company itself and not in someone else name. किसी और के नाम पे नहीं होनी चाहिए, कंपनी के ही जाती नाम पे होनी चाहिए। इसकी एक्सेप्शन याद आ रही है? यस सर। ठीक है। प्रोस्पेक्टस SECP से अप्रूव होना चाहिए इशुएंस से पहले। तो कुछ ऐसी केसेस हैं जिसमें हमें SECP की अप्रूवल नहीं चाहिए, पड़कापुर को दिया। अब आते हैं अजीबोगरीब से सवाल, डायरेक्टर्स का सवाल। हाइस लिमिटेड, सही। हाइस लिमिटेड इज अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी with paid up share capital of 200 million divided into 20 million ordinary shares of ₹10 each। कभी सोचा कि इन्होंने इतनी डिटेल में क्यों बताया कि 200 मिलियन, 20 मिलियन शेयर, 10 रुपए का एक शेयर, ताकि कहीं जरूरत पड़े तो आपको पता हो कि कितने शेयर्स को कितने रुपए का शेयर हम काउंट कर सकते हैं। तो कभी कभी होता है कि वो सवाल में कहते हैं कि इतने रुपए के शेयर्स, तो आपको पता लग जाए कि वो कितने शेयर्स हैं, और अगर शेयर्स बताएं तो आपको पता लग जाए वो कितने रुपए के हैं। तो 10 रुपए का शेयर है, 20 मिलियन शेयर्स हैं और 200 मिलियन टोटल कैपिटल है। फॉलोइंग डायरेक्टर्स वर इलेक्टेड इन, जो मीटिंग इससे पीछे हुई थी 25 अक्टूबर 2020 को, मैसन, हाशिर, असद, रईद, जरियाब, फसी और रशीद। काफी, हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि काफी सारे सिमिलर मिलते जुलते हमारे ग्रुप के। वोट्स कास्टेड इन फेवर 42 मिलियन मिले, 28 मिलियन मिले, 21 मिलियन मिले, 14 मिलियन, 14, 7 मिलियन, इस तरह से। फिर क्या होगा? Osama Waheed, an existing shareholder of HL, purchased additional 1.5 million shares in HL। 1.5 मिलियन शेयर्स खरीदे हैं, तो एक शेयर कितने का होगा? 10 रुपए का। तो इनके पास होंगे 15 मिलियन के शेयर, और कंपनी के टोटल कैपिटल कितने हैं? 200 मिलियन। ठीक हो। ड्यू टू व्हिच शेयर होल्डिंग परसेंटेज इंक्रीज टू 15%। एडिशनल शेयर्स खरीदे, कुछ पहले से मौजूद होंगे, कुछ बाद में खरीदे। Osama Waheed not demands to have a suitable position on HL boards। वो कहते हैं जी मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चला जाऊं। 15% शेयर्स इनके पास हैं। डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ Osama Waheed's डिमांड। इनकी डिमांड क्या ये मुनासिब है? इन्होंने कहा जी मुझे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में घुसना है। एक शख्स जो कि शेयर्स लेके अचानक से आया और वो कहता है कि जी मैंने डायरेक्टर बनना है। कोई सेक्शन याद आ रहा है? यस सर। सब्सटैंशियल एक्वायरर, एक बंदा अगर एक रिक्विजिट शेयर होल्डिंग ले ले तो उसके बाद वो डिमांड कर सकता है। अब रिक्विजिट शेयर होल्डिंग हमारे सिलेबस में नहीं है कि वो कितनी है, लेकिन जब इतना डाटा दिया हुआ है तो फिर अब हम एक अंदाजन एवरेज निकाल सकते हैं। हमने कहा था कि फिर हम देखेंगे कि कितने से बंदा डायरेक्टर बन सकता था, वो एक एवरेज शेयर होल्डिंग थी। तो फिर अब एवरेज कैसे निकालें? ये कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अगर मिस्टर ओसामा को भी बीच में डालने कितने हो जाएंगे? 8। 100% टोटल शेयर कैपिटल होता है। 100% से अगर हम डिवाइड कर लें 8 को 12.5, बहुत मुश्किल बात तो नहीं है। 4 से डिवाइड करें 25 आ जाता है, 25 को आधा कर लें 12.5, तो 12.5% शेयर्स अगर एक बंदा रखता है तो इसका मतलब है कि उसके पास इतने शेयर्स हैं कि वो इस कंपनी में जिसमें 7 बंदे ऑलरेडी मौजूद हैं आ सके। अच्छा अगर 7 पे करें तो 14 पॉइंट। अब 100 को 7 से डिवाइड कर लें तो आपको पता है 7 7 पर 49 होता है, तो जब 14 दफा करेंगे तो 98 होगा, तो पीछे थोड़ा सा रह गया, तो इसका मतलब है 14 पॉइंट समथिंग। 15 तक ये भी नहीं गया। तो अगर मैं इन 7 के हिसाब से एवरेज निकालूं तो भी क्वालिफाइड है 15% वाला, और अगर उस बंदे को शामिल करके 8 बंदों के हिसाब से एवरेज निकाले तो भी
तो आप किसी भी एक तरीके से करके अगर आप कहते हैं कि जी ये 15% के अंदर आती है, इसका मतलब है पर्सन इज एलिजिबल, एक तरीका। दूसरा तरीका ये था कि आप वोट पकड़ते हैं। मैंने आपको शायद बताया हो कि अगर आपको शेयर कैपिटल भी टोटल दिया हुआ, वोट भी दिया हो, तो फिर शेयर कैपिटल ज्यादा है, अच्छी बात है। अगर आपके पास कुछ नहीं दिया हुआ, खाली शेयर कैपिटल दिया हुआ तो भी, और खाली वोट दिए, यानी कि वोट दिए हुए हैं तो वोट लेने हैं, शेयर कैपिटल दिया तो वो लेना है, और अगर सब कुछ दिया हुआ है तो ऐसे में अगर आपके पास शेयर कैपिटल मौजूद है तो उससे आपको एक एवरेज पता लग जाएगी कि एक बंदा कितने शेयर रखता हो तो उस कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पर। तो हमारे पास जिस भी तरीके से मैं कर लूं कैलकुलेशन, 15% वाला बंदा बहरहाल तगड़ी पोजीशन पे। तो 15% का मतलब है 200 मिलियन में 15% कितना होगा? 30 मिलियन। तो 30 मिलियन यानी कि 3 मिलियन शेयर्स होंगे 10-10 रुपए के हिसाब से। ऑल्सो लिस्ट द ग्राउंड्स अंडर विच ही मे नॉट बी इलेक्टेड ऑन HL बोर्ड। ठीक है बात है, वो क्या वजूहत है जिसकी वजह से वो बोर्ड में नहीं आ सकता? इनएलिजिबिलिटी। खुदा ना खास्ता लिस्टेड कंपनी की इजाफी इनएलिजिबिलिटीज तो नहीं लिखती? क्योंकि पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है। खुदा ना खास्ता ये तो नहीं लिख दिया कि मेंबर ना हो तो? जज्बात मतलब जोशे किताबों में लिख जाता है, क्योंकि सवाल जैसे मेंबर तो बताया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि बताओ क्या एडिशनल एलिजिबिलिटीज हो सकती हैं जिसकी वजह से वो ना आए। तो यहाँ मेंबर वाली बात हमें जवाब में नहीं लिखनी थी, और उसके अलावा लिस्टेड कंपनी वाले पॉइंट नहीं लिखने थे। ऊपर के जो 6-7 पॉइंट्स हैं वो लिखने थे 5 नंबर के। सर इसमें इप्सो फैक्टो भी आएगा? अब अगेन जिसमें वो इलेक्ट नहीं हो सकता, वो जो वेकेशन ऑफ ऑफिस है ना, वो पॉइंट है एक चलता हुआ डायरेक्टर किस वजह से निकाल दिया जाएगा। और ये पूछ रहे हैं कि बताओ वो कब बन ही नहीं सकता। तो जब बन ही नहीं सकता तो वो मीटिंग तो हुई नहीं जो उसने अटेंड करनी थी, और वो बाकी सारी चीजें। तो ये इप्सो फैक्टो वाले इसमें नहीं आएंगे। इप्सो फैक्टो वाले वो जो वेकेशन है, चलता हुआ डायरेक्टर कब छोड़ जाता है। अच्छा जी, तीसरा, assuming that Osama Waheed is eligible to be appointed on HL board, state the procedure to be followed by HL for his appointment। ये जितना सिंपल लग रहा है इतना सिंपल है नहीं। ये 6 नंबर लेने के लिए आपको सबसे ज्यादा मुशक्कत करनी थी इस पेपर में। क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा? अब यहाँ 2 प्रोसेस जोड़ने हैं आपने। एक प्रोसेस सब्सटेंशियल एक्वायरर वाला बताना है कि वो कहेगा इतने अरसे में इलेक्शन होगा, और दूसरा इलेक्शन का प्रोसेस। 6 नंबर के लिए पूछ रहे हैं ना। अब 6 नंबर में वो 2 लाइनें लिख के तो नहीं आप मुतमईन हो सकते। उन्होंने क्या बताया वो क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू आएगा। तो आपने बस ये कह दिया कि वो इलेक्शन करवाने का कहेगा और इलेक्शन हो जाएगा, इतना काफी नहीं है। फिर वो इलेक्शन का प्रोसेस भी बीच में है। सर वो नोटिस भेजना पड़ेगा, वो नोटिस और वो सारा। मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये 6 नंबर लेना सबसे मुश्किल था, क्योंकि ये 6 नंबर में वाज़ेह तरीके से नहीं लिखा हुआ कि आपने क्या क्या बताना है। बस उन्होंने कह दिया बताएं क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है जो फॉलो होगा। और वो प्रोसीजर में कम लिखते हुए ऑटोमेटिकली अब वही बात हो गई। आपके ध्यान में आया होगा वो इलेक्शन लिखे ना लिखे, वहां तो बहुत सारी डिटेल है, पता नहीं सर ने क्या मांगा हुआ है, तो मैंने ज्यादा प्रोसेस ही मांगा। तो जब आपको डाउट हो गया तो आपको ज्यादा लिख देना चाहिए। तो अगर किसी ने ज्यादा नहीं लिखा तो उसने अपना पर नुकसान किया है। तो यहाँ हमें एक बड़ा प्रोसेस चाहिए था। अगर आप इसका सोल्यूशन देखेंगे तो आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। ये इस पेपर में वाहिद हम लोगों ने पास पेपर का सवाल इस्तेमाल किया था, रिसेंट पेपर में ही सवाल आया था, उसको हमने थोड़ा सा अल्टर किया था और आपको प्रेजेंट किया। अच्छा सर, अगर जो भी आपने बताया एक में 12.5% था, एक में 14.9 था, अगर इसमें एक 15 से ऊपर जा रहा होता, ठीक है, अगर एक 15 से ऊपर जा रहा है तो आपको देखे ना आपके लिए आसान सा कौन सा है जिससे आप, तो अगर आपके पास 2 अलग अलग ऑप्शन और आप कंफ्यूज हैं तो आप एक के थ्रू करके सारा प्रोसेस कंप्लीट कर दें और एंड पे कहते हैं कि हम ये कैलकुलेशन ऑल्सो उसका हिसाब से भी कर सकते थे। इतना सा नोट दे दें रादर देन कि आप 2 अलग अलग तरह से करें, फिर परेशान रहें, किसी एक को आगे लेके चलें। किसी एक से जिससे आपकी पसंद का जवाब आ रहा है कर दें, पूरे सवाल को सॉल्व कर दें और एंड पे बता दें कि मुझे दूसरा भी पता है, ताकि उन्हें पता हो कि इसका अंडरस्टैंडिंग का मसला नहीं है, इसने इस तरीके से कैलकुलेशन कर दी थी और इसका जवाब चलता आ रहा था। तो ये तो एग्जामिनर को हिंट देना जरूरी है कि आपको पता है, बस सिर्फ आपने जो गिवन डाटा उसको इस्तेमाल सर नोट एंड पे बस ये लिखते हैं कि वो दूसरा बेस इनएलिजिबल था, इस वजह वो भी यूज कर सकते थे, हमने किया नहीं। हाँ, आप कहते हैं कि एन अल्टरनेट वे फॉर दिस कैलकुलेशन वाज कि हम वोट्स को काउंट कर लेते हैं। मतलब फिर ज्यादा गहराई में मत उतरे उन्हें, मतलब इतनी ज्यादा वो ऐसा ना हो कि आप वो अल्टरनेट कहते और वो कैलकुलेट करें, पता लगे वो कैलकुलेशन ही गलत कर रहे हो आप। तो मतलब इतनी शौकी नहीं मारनी, उतना बताना है जितना हम संभाल सके। तो ये था एक खूबसूरत सा प्यारा सा पेपर। तो ग्रैंड टेस्ट वाले तो 70-80 नंबर ले लेंगे आराम से, मतलब 70-80% नंबर ले लेंगे, पक्की बात है, अल्लाह खैर करे। और अगर उसके बावजूद भी नंबर ना आए तो फिर
फिर लिखाई में मसला। और जिन्होंने अभी मिड टर्म तक नहीं दिया, एक हफ्ते का हमारे गैप के बावजूद, सर वो सर जी प्योर फिजिकल ऐसे ही है। नहीं, और अब जो मतलब प्योर फिजिकल क्लास में तो हम किया करते थे जुर्माने चढ़वाने, प्योर फिजिकल, लेकिन वो उस वक्त की बात थी जब बच्चे वाकई आया करते थे क्लासों में। बच्चे आए अब जो बच्चा आ ही नहीं रहा, वो तो इस बात पे खुश होगा कि चलो मैं समोसे वगैरह बजा रहा हूँ अपने, कम से कम वो समोसे के डर से ही आना बंद हो जाए। देखिए यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे ऐसे समोसे- सामा भैया वैसे हमसे खा लें, न्यू सारों को पकड़वा रहे हैं। मैं तभी थोड़ा फोकस कर रहा हूँ प्योर फिजिकल लिमिट। हाँ, तो थोड़ी सी तकलीफ होनी चाहिए ना, मतलब एक बिल्कुल फिजिकल क्लास। ये कोई डिफरेंस जुर्माना देखे मैंने ना, ऑनलाइन की एक्सेस है और कोई भी मतलब इजाफी सहूलत नहीं मिली और ऊपर से जुर्माना भी पड़ा है। भाईजान ये आप ही लोग हैं जो कहते हैं कि फिजिकल ज्यादा बेहतर होती है, ये ऑनलाइन तो मजाक है, इससे तो कुछ नहीं पढ़ाई होती, घरों में तो कुछ नहीं होता। तो हमने वो सारे के बाद जो तजर्बा किया, तो इसका मतलब है कि ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है, सिर्फ इरादे का मसला है। सर जिनकी वैलिडेशन थी वो जिनकी वैलिड रीजन है, आप चेक करेंगे इत्तफाकन एंड मिड टर्म पे मुझे हर मिड टर्म में बहुत सारी वैलिड रीजन नजर आती हैं। ऐसे पूरा वीक में वैलिडेशन था। मैं ये ऑडिट के मॉक में आया था वापस, अच्छा, और एक दिन पहले आ जाते हैं। नहीं, मैं ऑडिट का भी सिर्फ पेपर लेके चला गया था, मैंने अटेंड नहीं किया था। पता बात ये है कि अगर नहीं भी किया ना, अब तो मैंने सारा डिस्कस भी किया। खैर सी लॉ में ना डिस्कशन भी बेकार होती है, मैं जितना भी डिस्कस कर लिया उससे आपको क्या पता लग गया? ज्यादा से ज्यादा ये डिवाइड करने वाली लॉजिक के, बाकी तो रट्टे वाली चीजें होती हैं। तो ऐसे में मेरे को हाँ वो तीनों मीटिंग के डिफरेंसेस लिख दिए थे ना आपने, हाँ लिख दिए थे, तो इसको जिसको नहीं आते उसको अभी भी नहीं आते। सब जैसे आपने भी पास पेपर वाला मेंशन किया, वो तो पहले था ना 50 मार्क्स में से कम पूछता था, तो अब इस दफा ज्यादा नहीं पूछेगा इस तरह के क्वेश्चन। जो टेढ़े मतलब वो लॉजिकल साइड पे आएगा। और अगेन वही बात है कि क्लास में हमने पढ़ा कॉलमर अप्रोच में था ये क्वेश्चन नंबर 5 जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टेक्निकली लॉजिकल सवाल है। किताब में आप देखें तो प्रिपरेशन अलग है, उसको भेजना अलग है, अप्रूवल अलग है, और हमने उसका कंपैरिजन एक पूरी शीट में किया। इसलिए लग रहा है तो आपने उस बेस पे इसको करना। हाँ, मतलब यही है सवाल कि तो ये वाला सवाल देंगे। हाँ, क्योंकि हमने क्लास में उस पैटर्न पे उसको किया था कि ताकि याद रहे। नॉर्मली लोग तो रटा एक तरतीब में सेक्शंस को मार रहे होते हैं, तो ऐसे में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आप पेपर में एक अच्छी भरी जो वो है वैरायटी है वो लॉजिकल हो जाएगी, तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना है। और अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर में अच्छे नंबर ना आ रहे हो, मिड टर्म में मिनिमम कितने आने हैं, कितने आ जाएं तो काम चल जाएगा। 100 नंबर का मिड टर्म मरे से मरे 40 तो आने चाहिए। मतलब जो चलो कुछ तैयारी के मसले, कुछ और कुछ ना कुछ 2-3 सवाल तो अच्छे मिल ही जाते हैं, तो हल्के से हल्का 40 जो है वो तो कम से कम बेंचमार्क है। जो 40 से भी नीचे खेल रहा है मिड टर्म में, तो उसका मतलब है कि हालात काफी बदले। ग्रैंड टेस्ट वालों का तो मेयार जरा थोड़ा सा और बुलंद है, वो तो पोस्ट रिजल्ट वाले हैं, वो तो पहले दिन से सीरियस हैं। ये लोग तो बीच में ठंडे रहे कभी, इसलिए मैंने 40 तक वो कर दिया, 40%। ग्रैंड टेस्ट 60 नंबर का था, तो 60 में से 36 तक होना 40 ही इधर टॉप करेगा। नहीं, मतलब अभी भी 40 का किया, कितना को पढ़ लिया था हमने, मतलब 3.5 हफ्ते हमने पढ़ाई की थी और ग्रैंड टेस्ट आ गया। तो लेकिन ग्रैंड के सवाल क्या है, बाइंडिंग अप उल्टा। हाँ। एक से आपका सवाल होगा वो एक्सेप्शंस वाला जो था नहीं, एक्सेप्शन वाला नहीं, ये डायरेक्टर्स वाला, ये लॉजिकल, मीटिंग वाला ये मतलब आसान था, उल्टा ही था थोड़ा। तो इनको तो फिर इनके 40 ही होने चाहिए कम से कम 60 में से। और अगर इनके 60 में से 40 नहीं आ रहे कम सिलेबस के साथ, बीइंग अ पोस्ट रिजल्ट स्टूडेंट, तो इसका मतलब है कि सर उसमें भी 10 एमसीक्यू थे। वही ना, इसीलिए तो मैं 40 बड़ा रीजनेबल। पर जिसके लिए मैं खड़ा वो तो बताया ना, प्योर फिजिकल जुर्माने फाइन मतलब यहाँ तो होने चाहिए। नहीं, असल में चक्कर यही है ना कि पहले जब खाली फिजिकल दौर हुआ करता था, उसको बच्चे फिजिकल क्लास में आना इबादत समझते थे और बाकी आया करते थे।
तो उस वक्त उनको क्लास छोड़ना भी बड़ा बुरा लगता था, तो फिर हम जो बच्चा नहीं देता था उसको हम क्लास से निकाल देते थे। इस वक्त तो हम कह रहे हैं यार बाहर बच्चा नजर आ जाएगा हमारी क्लास का, फिर हम उसे वापस किसी तरह क्लास में ले आए। तो अब क्लास से निकाल देना आपको सजा नहीं लगता, आपको तो वो बहुत ब्लेसिंग लगता है कि बड़ा फन टाइम, चलो शुगर मस्त माहौल हो जाएगा। तो वो क्लास से निकालने वाला काम भी फारिग हो गया। फिर हम ये करते थे कि जो बच्चों के कम नंबर आते थे उनसे, जो एब्सेंट होते थे उनसे 500 फाइन लेते थे, और जो फेल हुए होते थे उनसे 300 200 अलग अलग स्लैब बनाए होते थे, और फिर सारे पैसे जोड़ के और क्लास पे खर्च होते थे, क्लास उससे कुछ खाने पीने का सामान करती थी। और जब तक फाइन नहीं देते थे बच्चे क्लास में एंटर नहीं होते थे। लेकिन अब वो बच्चे भी उस तरह के हैं कि जिनको मतलब हम कह रहे हैं कि यार क्लास में एंटर हो जाओ, खुदा के लिए क्लास में एंटर हो जाओ, तो अब तो किसी को बाहर निकालते हुए दिल लर्जा जाता है कि उसने पढ़नी 6-7 क्लास की, उसमें भी उसको हमने बाहर निकाल दिया। माइनस कर देते हैं, फ्री करते हैं। नहीं सर पोस्ट आएगा तो पकड़े पकड़े, नहीं सर, सर ठीक है सर, ठीक ना पोस्ट अगर पेज देगा नहीं, फिर पोस्ट वालों को तो उसमें पहले पैसे डाल के नहीं होगा। सर फ्री वाले तो वैसे नहीं आना, उनका सिलेबस पूरा हो गया। और अगर मैं कहूँ कि हम जिस दिन टेस्ट वापस करें तो जिसके हाथ में टेस्ट नहीं होगा उसको एब्सेंट काउंट करके उससे जुर्माना लेंगे और नाम शाम नोट कर लेंगे। फिर 2 दिन बाद अचानक से सबसे कहेंगे आप अपने अपने बैग से अपने अपने मिनट निकालो। फिर जिसके पास नहीं पाएंगे, अगर वो उस लिस्ट में नहीं है तो उसको दोबारा से फाइन लेंगे। फिर 3-4 दिन बाद एक और दफा ये एक्टिविटी करेंगे। तो इतनी दफा एक्टिविटी करेंगे जो क्लास से गायब है उसे लगे कि अब क्लास में बचा कुछ नहीं। लेकिन मजे की बात है कि वो अपने को 500 बचाने के लिए ना वो क्लास छोड़ देगा। जो 15,000 फीस जमा करा के क्लास में नहीं आ रहा, वो 500 रुपए बचाने के लिए तो वो है ना जिसको 15,000 की कोई परवाह नहीं है। सर वो सारी बातें ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो फिजिकल ठीक है। इनको फिर टेस्ट वापस करते वक्त जो है कुछ थोड़ा सा कोशिश करते हैं, जो अच्छे बच्चे हैं उनको तो अप्रिसिएशन मिले। चलें काम कर देते हैं, बुरे बच्चों को उनके हाल पे छोड़ देते हैं, अच्छे बच्चों को हमें नाम दें। ये जिन सब ने टेस्ट दी, जिन सब ने टेस्ट नहीं जिन सब बच्चों ने टेस्ट नहीं, जो अच्छे बच्चे, मतलब अच्छे बच्चे का मतलब ये है कि इस वक्त जो टॉपर्स हमारे हों तो टॉप फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन वाले को नाम दे देंगे, प्रोवाइडेड कि वो पास भी हुए। पता लगे 100 में से जंग चल रही हो, मेरे 42 हैं सर, मैंने फर्स्ट आया हूँ, सब देखिए उसके 41 है वो सेकंड आया है, तो मतलब कम से कम पास हुए हों। और फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड पे जो आए हुए उनको चलें लीजिए, जो उनको नाम दे देंगे। ये बेस्ट है सर। सर सामा भाई ने अपने समोसे माइनस करवा दिए। नहीं असल में उसामा भाई जो भी कह रहे थे ना वो आपकी मोहब्बत में कह रहे थे, लेकिन वही बात है कि अभी जमाना ना जितना चला गया है फिजिकल और ऑनलाइन की मिक्सिंग, अब आप लोगों को फिजिकल पे लाना बड़ा मुश्किल है। और मैंने अगली दफा का फुल कॉलेज से मतलब जिस तरह लिखवा ली है इस दफा। मैंने लास्ट टाइम मैंने इनसे कहा था कि सिर्फ फिजिकल, और इन्होंने गलती से कुछ ऑनलाइन एडमिशन कर दिए थे, बाद में पता लगा 90 गलती से, एक क्लास में 70 गलती से, तो वो गलती थी। फिर जब मैंने कहा अच्छा चल ठीक है अब आपने कर दी, आप तो मजबूर हो गए, तो उसके बाद जब ये गलती लेस चले हैं तो फिर तो ये अनलिमिटेड खेलते हैं। तो अगली दफा भी सिर्फ फिजिकल, सही वाला फिजिकल, प्योर फिजिकल, मतलब ताकि मिक्सिंग तो ना हो। यस सर। जो आए नियत से पढ़ने आया है, फिजिकल सामने आए, बैठे पढ़ के जाए, वो ये ना सोचे अगर फिजिकल क्लास हो रही होती तो मैंने आग लगा देनी। जो घर में बैठे सोच रहा होता है ना मैंने आग लगा दी, वो आए लाहौर आए, रुके यहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्लास ले। और अगर घर बैठ के क्लास लेनी है तो प्योर वो वाली क्लास ले जो प्योर ऑनलाइन। ये मिक्सिंग के चक्कर में ना पड़े कि टीचर का इधर से कैमरा नजर आ रहा है, ये चीक नजर आ रहा है, टीचर उधर देख के बोल रहा है, वो अजीब मतलब, तो वो सिर्फ स्क्रीन नजर आ रही है, बस स्क्रीन काम की चीज रह जाती है। और वो जो स्क्रीन है वो भी कौन सा लाइव देखनी है, जब बाद में रिकॉर्डेड मिलनी है तो लाइव क्यों देखें, और जब रिकॉर्डेड मिलनी है तो वीकेंड पे क्यों ना देखें, और जब वीकेंड पे देख सकते हैं तो अगले वीकेंड पे भी देखी जा सकती है। और आखिरी महीना अल्लाह ने किस लिए बनाया है, और सर किसी और की भी ना वाया अनऑथराइज्ड स्पीड भी सर अभी और उसके बाद स्पीड 1.5 है। हाँ और और उसके बाद जो है वो फेसबुक पे आके कहेंगे हाउ टू 50 हाउ टू कवर 50 लेक्चर्स इन नेक्स्ट 20 डेज। तो फिर सारे कहेंगे कि यार फलाना सॉफ्टवेयर में 4 तक रफ्तार भी हो जाती है तो क्यों कर लो। सिर्फ दिल से उतारना है ना, सिर्फ एक दफा कवर करना है कि यहाँ पे मैंने टीचर को एक दफा नाचते हुए देख लिया था, 4 पे तो टीचर नाच ही रहा, 4 पे चला दी और चलते जाए। तो खैर मेरे ख्याल में ये बैच ज्वाइन करते वक्त आपको बड़ा अच्छी तरह से बताया गया था कि फिजिकल है, और हमारी पूरी कोशिश है कि ये फिजिकली रहे, अनलेस के ये जो अभी 23 वाला मामला है इसमें गवर्नमेंट हमें बिल्कुल बंद ना कर दे। अगर बिल्कुल बंद कर दे तो ठीक है, फिर तो
आप लोगों को फायदा ये होगा, जब बिल्कुल बंद होगा तो हम कॉलेज वालों से कहेंगे ऐप पढ़ो, रिकॉर्डिंग्स ये पीछे के दिनों में चढ़ा दें और अगले दिनों का ऑनलाइन वाला हो जाए। तो अगेन ये जो रिकॉर्डिंग है ये हम कोशिश कर रहे हैं, इसमें से कुछ हम अच्छी कन्वर्ट कर पाए हैं, कुछ अच्छी कन्वर्ट नहीं हो पाई, जिससे वो कॉलेज का लोड भी जरा थोड़ा सा मुनासिब, क्योंकि जो इस तरह का कैमरा होता है वो काफी स्पेस लेता है और कॉलेज का सिस्टम जरा और तरह की रिकॉर्डिंग्स का है, वो जो गो टू मीटिंग वेबिनार वो जरा कम वो लेती है पिक्सल्स। तो कोशिश करेंगे अगर ये अवेलेबल हो सके, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इसका बैकअप बनाते जाएं, लेकिन इसका डिसीजन तब लें जब एकदम से इनको वाकई ऑनलाइन शिफ्ट करना पड़ जाए। ऑनलाइन शिफ्ट कर दें तो फिर हमसे कहेंगे ये पकड़ें, अब सारी जिम्मेदारी आपकी ऑनवर्ड की। तो जब तक हमारी जिम्मेदारी है हम कोशिश करेंगे जरा साथ साथ उसको मैनेज करते रहें। अभी तक हम सक्सेसफुली कुछ 6 या 7 वीडियोस तो निकाल सके, 6 या 7 वीडियो अभी तक सक्सेसफुल निकली हैं, क्योंकि ये हम थोड़ा सा देसी अरेंजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि कॉलेज वालों से मैंने ही जिद की थी कि ये चीज़ खाली फिजिकल क्लास हो, और उसके बाद अब मैं ही जब उन्हें कह रहा हूँ तो वो कह रहे हैं सर पे इसको प्योर ऑनलाइन बना दें। वो मैंने कहा नहीं जी, वो तो फिर बिल्कुल तक कद्दूस खत्म हो जाएगा। तो बस एक जंग सी जा रही है, बच्चों को फिजिकल क्लास दो कहते हैं हमें ऑनलाइन चाहिए, ऑनलाइन क्लास दो कहते हैं फिजिकल क्यों नहीं हो रही, दोनों का मिक्सचर दो कहते हैं अजीब सी क्लास है। कुछ ना मिले वो कहते हैं पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना चाहें छुट्टी कर लेते हैं। इधर ये कहानी खत्म होगी। इससे पहले कि मेरी आंखों में आंसू आ जाए, हमारे पास अब मिनट और कम होते जा रहे हैं। सर एग्जामिनेशन पे सारे खुश होते हैं। ये किसका था? एग्जामिनेशन पे सारे खुश होते हैं। कौन सी? पेपर्स की इंट्रो और वो एक एग्जाम होने पे बस वो सर जिनकी पास थे उनको बड़ा दुख हुआ था, जिन्होंने 2-2 साल 1.5 साल में पास, जिन्होंने बड़ी मेहनत से पास किए थे उनको दुख हुआ। ये खैर ये गेम किस्मत के खेल है, वो कहीं नहीं। जिन्होंने पढ़ के पास किया था उनका FR1 आसान हो गई। अभी पूछे तो FR1 के किसी बच्चे से क्या गुजर रही है उस पर। FR1 वाले वो 2.5 घंटे की क्लास के बावजूद भी ना कमलाए से कर रहे हैं, टकरे मारते फिर रहे हैं कि हुआ क्या। और मुझे डर है कि हो सकता है पेपर से 2-3 हफ्ते पहले वो सोचेंगे यार रहने ही देते हैं पेपर, इस हद तक के हालात। तो जिसने मेहनत करके दिया है ना उसका नुकसान कुछ नहीं हुआ, उसको आता है सब कुछ। ये जो जिनका एग्जाम हुआ है पेपर उनको एक तरफ से फेवर मिली है, टाइम बच गया, बट दूसरी तरफ से एक नुकसान भी हुआ। उनकी वो बेस जो कि 6 महीने में प्रॉपर तरीके से बननी थी वो 1.5 महीने के ऊपर आ गई, और उनको एक वक्त में तकरीबन 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़े। ऊपर से खुदा ना खास्ता कर उन्होंने कॉस्ट उठा लिया था जज्बाती होकर। सजेस्ट करने वालों ने यही कहा कि यार अब तो बड़ा मजेदार गेम है, इधर FR1 उठाओ, उधर से कॉस्ट उठाओ, उधर से टैक्स उठाओ, कॉस्ट का बड़ा भाई MF अगली दफा दे देना, FR1 का बड़ा भाई FR2 अगली दफा दे देना। अब ऐसे में ये इग्नोर कर दिया है कि वो बच्चे की तो इंटरव्यू पास नहीं है, तो जिसकी वजह से बच्चे काफी दिक्कत का शिकार हुआ। और अभी इन दिनों हमारे पास ऑनलाइन में एडमिशन आ रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि ये कौन लोग हैं जो इस वक्त जागे हैं। ये हमारा ऑफ सीजन होता था, इस वक्त तो मक्खियां मार रहा होता था फ्रंट ऑफिस का स्टाफ, इस वक्त एडमिशन आ रहे हैं क्लासेस में। और पहला सवाल, अगर हम आज से सीरियस होकर पढ़े तो क्या सब कुछ पॉसिबल है? पता है लॉ में जिस दिन सीरियस हो जाए सब पॉसिबल, ये अब लॉ उतना बड़ा नहीं। आप आज वादा कर लें कम से कम आज से साथ चल रहे हैं, जब एक चैप्टर रह के सर ये अब अभी चैप्टर नहीं है, चैप्टर के नाम पे धब्बा है जी। ये जो टॉपिक्स निकले हैं या कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, जैसे FR1 पिछले अटेम्प्ट में की थी जी जी, और ये अटेम्प्ट में FR2 का है, तो FR2 का एक टॉपिक FR1 में आ गया। बिल्कुल तो ऐसा। FR2 में तो नहीं ही वो हाँ, topic IS8 देखे ना, मैं सोच IS8 गया। तो असल में देखें ICAP जब स्कीम बनाता है वो मैसेज के लिए बनाता है, पूरी पाकिस्तान की सारी पॉपुलेशन को ध्यान में रखे। ऐसे में चंद लोग जो उसमें बीच में आए ना, वो उनके लिए इतना वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट ऑडियंस नहीं है। तो वो नुकसान नहीं, मतलब एक आध स्टैंडर्ड देखिए नहीं भी पढ़ा तो जिंदगी में देख, जहाँ 50 स्टैंडर्ड में से सिलेबस में 11-12 थे, बहुत सारे मिसिंग थे, तो चलो समझो ये भी एक मिस हुआ। हमें ऑडिट में मसला पड़ रहा है, ऑडिट में IS8 जो है वो इस्तेमाल होता है, वहां पे फिर हमें अपने तौर पे एक टीचर से रिक्वेस्ट करके IS8 के स्पेशल लेक्चर दिलवाने पड़ेंगे बच्चों को। तो वो बाकी तो अगर एक टॉपिक अकाउंटिंग का नहीं है, आपने पढ़ा कोई बात नहीं, CA फाइनल में जाके पढ़ लेंगे, प्रोफेशनल लाइफ में मसला नहीं होगा। सो वो ICAP का एक नोटिस आया कि जो बुक में एग्जांपल्स वगैरह थी और जिसका वो मतलब मटेरियल नहीं, स्टडी मटेरियल नहीं था, तो अब उसको एग्जामिनेबल नहीं रही वो चीज़। जी बिल्कुल, असल में बात ये है कि उन्होंने किताब में कंफ्यूज किया था और हम इस पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं थे। उन्होंने किताब में ऊपर टेक्स्ट में से चीजें हटाई और प्रैक्टिस एग्जांपल में पास पेपर के सवाल डाले बगैर ये देखे कि वो अब आंसरेबल ही नहीं है गिवन टेक्स्ट से। तो मैंने अपनी वाली किताब में सिर्फ वही सवाल रखे थे जो अब गिवन टेक्स्ट से आंसरेबल हैं, और ऑन अ वेरी सेफर साइड कुछ ट्यूटर नोट्स डाल दिए थे बी लॉ में। सी लॉ के अंदर तो ऐसा ज्यादा मसला नहीं है, ये मसला बी लॉ के अंदर बनता है। इसी वजह से फिर ICAP को नोटिस देना पड़ा है कि जी वो
घबराए नहीं, एग्जाम्पल में अगर इजाफी बात है और ऊपर नहीं दी गई तो हम वो नहीं पूछे, जिससे सिलेबस और शॉर्ट हो जाए। खैर आगे चीफ एग्जीक्यूटिव अदर ऑफिसर, फिर अब ये तय पाया कि जब हम वापस कर रहे होंगे तो उस वक्त अच्छे बच्चों को हमें नाम दे देंगे, और अगर उस वक्त हमें अचानक से गुस्सा आया बच्चों पे जो नहीं मौजूद थे तब उनको जुर्माना चार्ज कर देंगे। इनाम में भी डिसाइड करने मारना। इनाम देखते हैं कोई इनाम तक पहुंच भी रहे या नहीं। जरा बच्चे की शिद्दत तो देखे ना, प्यास तो नजर आए। क्या पर टेस्ट क्या? सर आप उसका आर्टिकल लगवा देगा फॉर्म में नाम के तौर पे। टेस्ट चेक हो गया जितने हैं ना हाँ वैसे बाकी जितने हैं ये तो जल्दी हो जाएगी, इस वीक में हो जाएंगे इंशाल्लाह, करवा देंगे। हाँ, नहीं तो नॉर्मली मिड टर्म 2-2.5 हफ्ते ले जाता है, लेकिन आप लोगों ने भरपूर ताउन किया। पता वो बेचारा इतना पेन ले रहा था, मतलब पीछे मुझे कॉल कर करके क्लासों की तस्वीरें भेज कर सर ये चल रहा है। तो हमने कहा ठीक है जी, जब बच्चों ने खुद तय कर लिया है कि उन्होंने पास नहीं करना तो हम कितनी कोशिश कर सकते हैं। तो ठीक है हम आगे पढ़ते हैं। सर डायरेक्टर का चैप्टर समझ आया? ये इसके बाद सर कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा? ये जब खत्म हो जाएगा उसके बाद हम प्री वालों को खुदाफिज कहते हैं, यस सर। जो खुदाफिज होना चाह रहे होंगे। सर फिर जी एक्चुअली ये बात है ना कि शायद आगे से क्लासेस ऑफ हो जाए, और अभी हमारा एक चैप्टर ऐसा है जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में भी नहीं, मॉर्गेजेस एंड चार्जेस। अच्छा ठीक है। तो सर इसके बाद हम वो स्टार्ट कर लेंगे, ताकि अगर थोड़ा सा असल में बात ये है कि सारे लोग बिगिनर नॉलेज वाले नहीं हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको अभी शेयर कैपिटल और उसके वर्ड्स भी परेशान कर रहे हैं। तो एक मजबूरी है कि हमें पहले 2 चैप्टर सबसे पहले करने पड़ते हैं। और अगेन आपने कहा अगर ऑनलाइन हो जाए, अगर ऑनलाइन हो गया तो वो 23 से हो जाना, और आज 22 है। तो अगेन हमारे पास अब मार्जिन नहीं है। सॉरी आज 21 है, 21 और 22 ये हमारा चैप्टर। तो जब हम वहां तक पहुंचेंगे तो वो खौफ तो बहरहाल है, और अगर होना ही आगे ऑनलाइन है तो फिर हम अपनी तरफ को फॉलो कर लें, जो बेसिक्स समझने वाली तरफ। और शायद वो लोग जो शुरू में क्लास में लेट आए तो उनका भी फायदा हो जाए। ले जी थोड़ी सी बातें करते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव और अदर ऑफिसर्स, आपको मेन ऑफिसर समझ आ गए, डायरेक्टर समझ आया। डायरेक्टर के अंदर डायरेक्टर की जो टाइप्स हैं वो सबसे बड़ा है, फिर रिमूवल का दरमियाना सा एरिया है, और फिर छोटे से रट्टे वाले आ गए। पावर क्या है, लोन का क्या रूल है, मीटिंग्स में क्या है, मीटिंग की फीस का क्या रूल है, वो छोटे से बहुत सारे रट्टे वाले एरियाज थे, वो हम लोगों ने देख लिए। अब हम एक स्टेप आगे आ गए हैं, अदर ऑफिसर। डायरेक्टर के अलावा और कौन कौन ऑफिसर हो सकता है डायरेक्टर से रिलेटेड आपके कुछ सवाल भी हो, तो एक काम करें, क्योंकि हम काफी दिनों बाद मिल रहे हैं और आज हमने मिड टर्म डिस्कस किया है, कल डायरेक्टर से रिलेटेड भी जितने आपके सवाल हैं उनको भी हम अकोमोडेट कर लेंगे, और जितना ये बच गया हम उसकी बात भी कर लेंगे। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। ये पहले एक यूनिट होता था डायरेक्टर के एंड पे 2 सफे का, जिसको उन्होंने बस खींच तान के जबरदस्ती के चैप्टर बना दिया। कर लेते हैं हमारा क्या जा रहा है। चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? ऑल इन ऑल कंपनी का हेड, डायरेक्टर्स का हेड। तमाम डायरेक्टर्स में से जो मेन डायरेक्टर है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। इसको हम नॉर्मली ऐसे समझाते हैं कि जैसे असेंबली वाले डायरेक्टर्स हो गए और असेंबली वाले मिलके जब प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव, यानी प्राइम मिनिस्टर एक असेंबली मेंबर भी है और वो प्राइम मिनिस्टर भी है, यानी कि वो एक असेंबली मेंबर की तरह एक सीट पे भी बैठा हुआ है, लेकिन उस असेंबली का सबसे जो मेन बंदा है वो वही प्राइम मिनिस्टर है। सेम गोज विद चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है और डायरेक्टर्स का हेड भी है। तो किसी भी कंपनी के ज्यादातर सारे मामला जिस एक बंदे के जिम्मे होते हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्टर्स तो कभी मीटिंग में मिल रहे हैं, कभी नहीं मिल रहे। ज्यादा डायरेक्टर्स क्या करते हैं, मीटिंग में रेजोल्यूशन पास। डायरेक्टर्स में हमने 2 किस्में देखी थी, कुछ एग्जीक्यूटिव होते थे, कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव। नॉन एग्जीक्यूटिव्स कौन होते थे? जो फुल टाइम नहीं होते थे, बस मीटिंग के वक्त आते थे, मीटिंग अटेंड करते थे, चले जाते थे। और एग्जीक्यूटिव्स कौन थे? फुल टाइम एम्प्लॉय डायरेक्टर थे। तो ऐसे में इन सब ने मिलजुल के चलाना होता है। देन वी नीड वन फुल टाइम सर्विंग पर्सन, जिसको हम चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ये फुल टाइम बंदा है, ये कंपनी के अंदर मौजूद है, एग्जीक्यूटिव्स की तरह से है, ये कंपनी के पेरोल पे है, ये डायरेक्टर्स का हेड है, और ये तमाम कंपनी के सारे अफेयर्स को देख रहा है और तमाम मैनेजमेंट इसके कंट्रोल में है। बीइंग अ डायरेक्टर्स का एक वोट है, यानी कि जब भी फैसले होंगे तो ये नहीं होगा चीफ एग्जीक्यूटिव अकेला एक फैसला करते हैं। फैसला हमेशा मजबूरी, यानी कि अगर प्राइम मिनिस्टर का अगर दिल कर रहा है कि फलाना कानून पास हो जाए तो नहीं पास होता जब तक असेंबली उसके साथ ना खड़ी हो।
तो सेम गोज विद हिम, ये पावर में सबसे बड़ा है लेकिन ये अकेला स्टैंड अलोन डिसीजन नहीं ले सकता। कुछ चीजें लॉ कह देता है कि इसकी अथॉरिटी है, लेकिन हर चीज में ये खुद से फैसला नहीं कर सकता। तो जब चीफ एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो उसकी एक डेफिनेशन आती है लंबी सी, जिसको रट्टा मारना पड़ेगा। किसी भी कंपनी में एक इंडिविजुअल हु सब्जेक्ट टू द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स के कंट्रोल और डायरेक्शन के साथ साथ इज इंटरेस्टेड विद, इसको दिया गया है, इसको ये इसको मौजूद है, इसके पास ये राइट्स हैं, विद द होल और सब्सटेंशियली द होल, या तो सारा या तकरीबन सारा। सब्सटेंशियल का मतलब होता है मेजर पोर्शन ऑफ द पावर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी की पावर्स, कंपनी की मैनेजमेंट के अफेयर्स, एंड इंक्लूड अ डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन ऑक्युपाइंग द पोजीशन ऑफ अ चीफ एग्जीक्यूटिव बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। ये वाला तो डायरेक्टर का जुमला ही है। तो इसमें डायरेक्टर है या कोई भी ऐसा सर जो किसी भी वजह से चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पे है, एंड वेदर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, और चाहे वो नौकरी पे है चाहे वो किसी भी वजह से है। चीफ एग्जीक्यूटिव मतलब ऑल इन ऑल ऑफ कंपनी, जो कि कंपनी के डायरेक्टर्स को हेड कर रहा है। डन? समझने में आसान है लेकिन याद करने में थोड़ी सी मुश्किल है। हमारे यहाँ डेफिनेशंस बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन जो हैं वो फिर क्रैम अच्छी तरह से करनी पड़ेगी। चीफ एग्जीक्यूटिव हमेशा डायरेक्टर भी माना जाता है। अगर ये अपॉइंटमेंट के वक्त, फॉर एग्जांपल कंपनी का एक एम्प्लॉई है बड़ा जबरदस्त और उसने कंपनी को बहुत आगे पहुंचाया है, हो सकता है कंपनी वाले मिलकर सोचें यार एक काम करते हैं, इसको चीफ एग्जीक्यूटिव बना देते हैं। वो था एम्प्लॉई और वहीं से आपने उसको चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया, अलाउड है। किसी दूसरी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव तोड़ के अपने पास ले आए, ये भी अलाउड है। डायरेक्टर्स में से किसी को सिलेक्ट कर लिया, ये भी अलाउड है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से भी आ सकता है, बाहर से भी आ सकता है, एम्प्लॉइज में से भी आ सकता है। जिस भी रूट से आए, चाहे वो डायरेक्टर है या नहीं है, हम इसको डायरेक्टर हमेशा काउंट करते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है ही इज डीम्ड टू बी अ डायरेक्टर, इसको डायरेक्टर समझा जाएगा। आपको याद होगा हमने एक जगह कहा था कि कौन कौन लोग डायरेक्टर नहीं हो सकते, और फिर हमने कहा था कि माइनर फलाना फलाना नहीं हो सकता, और हमने कहा था जो मेंबर ना हो वो भी डायरेक्टर नहीं हो सकता, और खुद ही घबरा के कह दिया था चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर ना भी हो फिर भी हो जाएगा डायरेक्टर। इसका मतलब है कि लॉ चीफ एग्जीक्यूटिव को डायरेक्टर तो काउंट करता है। तो अगर मैं कहीं कहूंगा पावर ऑफ डायरेक्टर्स, तो इसका मतलब होगा पावर ऑफ डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव। तो चीफ एग्जीक्यूटिव बहरहाल डायरेक्टर है। जो शख्स डायरेक्टर नहीं बन सकता वो ऑल्सो इनएलिजिबल है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी नहीं बन सकता। बोर्ड को रिपोर्ट करेगा, बोर्ड को बताएगा कि क्या मामला आते हैं किस तरह से, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिलकर एक अथॉरिटी की लिमिट सेट की हुई है उससे बाहर नहीं निकलेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव समझ आया? मोटा मोटा सा कॉन्सेप्ट। ये कहां से आता है, किस तरह से होता है? जिस तरह से हमने डायरेक्टर में फर्स्ट सब्सिक्वेंट देखा था, इसी तरह से फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव वही वैसे ही आएगा जैसे फर्स्ट डायरेक्टर्स आए थे। याद है? वो जो नाम दे दिए थे, एकदम मैंने देखा ये घड़ी सही है या गलत है? ठीक, मुझे लग रहा था 1-2 मिनट पीछे। ठीक है, तो इस घड़ी के मुताबिक 3:05 तक पढ़ना है ना। ठीक। फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव वहीं से आएगा जहां से फर्स्ट डायरेक्टर्स आए थे, यानी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। जब कंपनी को रजिस्टर करा रहे होंगे तो जहां फर्स्ट डायरेक्टर्स के नाम बताएंगे वहां फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम भी बता देंगे। वो कहेंगे ये हमारा फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव होगा। तो कब तक रहेगा ये भला? फर्स्ट एजीएम तक। फर्स्ट एजीएम पे रिटायर हो जाएगा। फिर फर्स्ट एजीएम पे क्या होगा? इलेक्शन, और इलेक्शन के बाद डायरेक्टर्स आएंगे। अब अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट बंदा समझ आ गया? यस सर। अर्ली भी निकाला जा सकता है, लेकिन जो नॉर्मल टेन्योर है उसका जिस दिन कंपनी बनी है उस दिन से लेके फर्स्ट एजीएम। बाद में आने वाले को हम कहेंगे सब्सीक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव, और कैजुअल वैकेंसी भी हो सकता है। अब असेंबली का प्रोसेस ध्यान में रखते हैं। पहले पाकिस्तानी मिलके वोट डालते हैं, डायरेक्टर सेलेक्ट होता है, यानी कि असेंबली मेंबर। फिर कुछ हफ्ते बाद असेंबली मेंबर इकट्ठे होकर वजीर आजम को चूज करते हैं। ऐसे ही है, इलेक्शन वाले दिन तो नहीं वजीर आजम बन जाता, वजीर आजम थोड़ा सा बाद में बनता है। तो इसी तरह से इलेक्शन से लोग डायरेक्टर्स को चूज करेंगे, फिर डायरेक्टर्स मिलकर चीफ एग्जीक्यूटिव को चूज करेंगे। कब करेंगे? 14 दिन डायरेक्टर के इलेक्शन के 14 दिन, या अगर कोई कैजुअल वैकेंसी हो गई तो भी उसके 14 दिन। याद है डायरेक्टर में कैजुअल वैकेंसी मैंडेटरी नहीं थी, बट चीफ एग्जीक्यूटिव में मैंडेटरी, क्योंकि ये तो एक ही बंदा अकेला। तो चीफ एग्जीक्यूटिव सब्सीक्वेंट जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो इलेक्शन के 14 दिनों में सिलेक्ट होना है, और कैजुअल वैकेंसी है तो वो कैजुअल वैकेंसी के 14 दिनों में सिलेक्ट होना है। इसका टेन्योर कितना होगा? मैक्सिमम 3 साल। 3 नहीं बोल रहा, मैक्सिमम 3 साल बोल रहा। इसका मतलब क्या हुआ? शॉर्टर भी हो सकता है, जबकि जो डायरेक्टर का इलेक्शन है उसका टेन्योर पूरा 3 साल है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव को आप छोटे टेन्योर के लिए भी अपॉइंट कर सकते हैं। रिटायरिंग दोबारा से अपॉइंट हो सकता है, यस, वो एलिजिबल है।
अच्छा एक बंदा छोड़ के जा रहा और नए बंदे ने आना हो, तो जब तक नया बंदा आएगा नहीं पुराना बंदा सीट नहीं छोड़ेगा, और जब फिर नया बंदा आ जाएगा पुराना बंदा सीट छोड़ के चला जाएगा। लेकिन अगर पुराना ही बंदा नए बंदे को आने ना दे रहा हो, उसकी राह में रोड अटका रहा हो, या कंपनी ने खुद उसे निकाल दिया हो, तो इसका मतलब है कि अब फिर उसको उस जगह खाली करनी पड़ेगी। तो रूल ये है कि जब तक नया चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं आ जाता, पुराना चीफ एग्जीक्यूटिव सीट पे बैठा रहता है। लेकिन अगर सक्सेसर की बाद में आने वाले की अपॉइंटमेंट नॉन अपॉइंटमेंट उसके फॉल्ट की वजह से, या हिज ऑफिस इज एक्सप्रेसली टर्मिनेटेड, उसको निकाल दिया, बोल के निकाल दिया गया, जाओ तुम्हें हमने निकाल दिया। अच्छा, गवर्नमेंट की कंपनियों में क्या होगा? वो कंपनियां जिनमें मेजर वोटिंग पावर गवर्नमेंट के पास होती है, उनका चीफ एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट खुद से तय करती है। क्योंकि जिन कंपनियों में गवर्नमेंट का स्टेक है, वहां के डायरेक्टर भी गवर्नमेंट लेके आती है, तो वहां का चीफ एग्जीक्यूटिव भी गवर्नमेंट ही लेके आएगी। यहाँ तक बात समझ आएगी? चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की जो मतलब किसी कंपनी में 3 ज्यादा या 7 है, तो ये उनमें उसमें भी काउंट होगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट डायरेक्टर तो है। तो अगर हम कहेंगे ना एक कंपनी में कम से कम 7 डायरेक्टर्स होने चाहिए और 6 नॉर्मल डायरेक्टर और एक चीफ एग्जीक्यूटिव हो, तो ये भी चूंकि डायरेक्टर है तो ये डायरेक्टर की गिनती में काउंट होगा। सर जी, ये जो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स है, इसका यही मतलब है इनडायरेक्टली 75% ऑफ वोटिंग पास? नहीं, मेजॉरिटी का हमेशा मतलब होता है आधे से ज्यादा। जहां 75% बोलना होगा, वो या तो 3/4 के लफ्ज इस्तेमाल करेंगे डायरेक्टर्स के लिए, या स्पेशल रेजोल्यूशन के लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। अभी हम इस जुमले की तरफ भी आते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी देर। जी, सेकंड एग्जीक्यूटिव 2 टर्म्स के लिए अपॉइंट हो सकता है, कई दफा के लिए अपॉइंट हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7 कोई लिमिट नहीं है उसको। कुल डन। यस टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स तय करेंगे, आर्टिकल्स के मुताबिक होगा। जनरल मीटिंग में मेंबर्स के सामने भी रखा जा सकता है कि हाँ भाई ये हम लोगों के चीफ एग्जीक्यूटिव की वो हैं, इसकी इतनी सैलरी है, फलाना फलाना, और ये सारी बात। तो इसकी जो अपॉइंटमेंट की टर्म्स हैं कि क्या रेमुनरेशन होगी, किस तरह से होगा, नॉर्मली डायरेक्टर्स बैठ के तय करते हैं, बाद में मेंबर्स अप्रूव करवा देते हैं। पता कैसे? साल के एंड पे जो उनको अकाउंट्स भेजते हैं, अकाउंट्स में इसकी सैलरी आ रही होती है, डिटेल आ रही होती है, और जब वो कहते हैं ना मेंबर्स ने अकाउंट्स अप्रूव कर दिए, इसका मतलब क्या होता है कि मेंबर्स ने अकाउंट्स में मौजूद सारी चीजें अप्रूव कर दी, तो चीफ एग्जीक्यूटिव की जो टर्म्स, रेमुनरेशन, बेनिफिट्स, वो भी मेंबर्स मीटिंग में अप्रूव कर देते हैं। डन। अब निकालें कैसे? जब भी इसको निकालना हो ना, अपने ज़हन में 75% रखना है। कैसे निकालें? 75% को ज़हन में आपने रखना है। डायरेक्टर्स निकालना चाहे तो डायरेक्टर्स का 75%, यानी कि 3/4 अक्सरियत। देखिए जहां हमने बोलना है वहां 3/4 मेजॉरिटी लिखी है, तो वर्ड मेजॉरिटी का मतलब है मोर देन 50%, और 3/4 मेजॉरिटी का मतलब टोटल का 3/4। तो डायरेक्टर्स का 3/4 अगर ऐसे चाहे तो निकाल सकते हैं। मेंबर निकालना चाहे तो उनको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी होगी, वो कितनी होती है? वो भी 3/4 होती है, 75%। और अगर गवर्नमेंट निकालना चाहे तो उस जगह निकाल सकती है जहां 75% ऑफ द वोटिंग पावर गवर्नमेंट के पास है। इसका मतलब है इन तीनों में एक ही बात समझ आई है, चीफ एग्जीक्यूटिव को निकालने के लिए 75% ताकत चाहिए। मेंबर निकालना चाहे तो स्पेशल रेजोल्यूशन, डायरेक्टर निकालना चाहे तो 3/4 मेजॉरिटी, गवर्नमेंट निकालना चाहे तो उस कंपनी में जहां पे उनके पास 75% पावर हो वो निकाल सकते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव वो बिजनेस नहीं करेगा जो कंपनी का बिजनेस है। अगर कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव मौजूद है और अचानक से वो एक ऐसा काम धंधा शुरू कर दे जो उसी की अपनी कंपनी का काम है, तो ये गलत होगा, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। फिर क्या होगा, अपनी कंपनी के कस्टमर तोड़ तोड़ के अपने जाती बिजनेस को देना शुरू कर देंगे। तो यहाँ उन्होंने मना कर दिया, वो खुद उसका स्पाउस क्या होता है, वाइफ या शौहर, मियां या बीवी, एंड माइनर चिल्ड्रन आर प्रोहिबिटेड टू एंगेज इन एनी बिजनेस जो कि कंपीट करता है उसकी इस तरह से उसकी कंपनी से या कंपनी की किसी सब्सिडियरी से। हाँ, लेकिन अगर अपॉइंटमेंट से पहले वो ऐसा कोई काम धंधा कर रहा है, हम उसे लेके इसलिए आ रहे हैं कि उसका अपना एक इस तरह का बिजनेस, हम कह रहे हैं यार देखो अपने बिजनेस की तरह हमारा भी बिजनेस चमका दो, तो फिर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट वो बताएगा कि मेरा ये बिजनेस है, फिर कंपनी वाले देखेंगे कि कंपनी ने अब क्या किया। तो ड्यूरिंग चीफ एग्जीक्यूटिव कोई बंदा ऐसा बिजनेस नहीं करेगा जो कंपीटिंग विद कंपनी है, और अगर आने से पहले वो कर रहा था तो आते हुए बता दे। उसके बाद क्या होगा, लॉ खामोश है, बस ये कह दिया कि वो बता दे ताकि कंपनी वालों को पहले से पता हो कि हमने किस जगह पे एहतियात करनी। ऑफिसर्स में सबसे बड़ा चीफ एग्जीक्यूटिव है, सबसे बड़ा से मुराद है कि सबसे ज्यादा डिटेल किताब ने जिस ऑफिसर की दी है वो चीफ एग्जीक्यूटिव। तो चीफ एग्जीक्यूटिव को हम लोगों ने डिस्कस किया है।
आप घर जाके जब इसे चीफ एग्जीक्यूटिव को पढ़ेंगे, उसके साथ आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके डायरेक्टर्स में, पूरे डायरेक्टर्स में कोई भी सवाल हो, वो बड़ा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है, पूरे डायरेक्टर में कोई भी सवाल, कोई भी इशू है, कल आप आए, कल पहले हम सारे इश्यूज देखेंगे, चाहे हमें आधा घंटा लगे, पौना घंटा लगे, और फिर हम इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि इस चैप्टर में जो बड़ी चीज है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, बाकी तो थोड़ा से ही पोर्शन है, 3-4 और ऑफिस। सर ये सिर्फ पब्लिक कंपनी में हो रही है? ये सिर्फ पब्लिक कंपनी में हम बात कर रहे हैं, पब्लिक कंपनियों, और क्योंकि प्राइवेट कंपनी में तो वैसे ही 4-5 दोस्तों का सेटअप है, वहाँ तो ये सब मजाक चल रहा होता है। ये पब्लिक कंपनी सर कंपीटिंग, ये जो ये पॉइंट है दूसरे वाले का, कंपीटिंग बिजनेस वाला, इससे बड़ी अच्छी केस स्टडी सेट हो जाती है, बन सकती है, बिल्कुल ऐसे ही। सर कोई एग्जांपल दे देखें, अब खतरनाक बात कर दी, कैमरे पे रिकॉर्ड भी हो जाएगी। फर्ज करें जवाद साहब अपना ऑनलाइन कॉलेज शुरू करें, समझ आई, चीफ एग्जीक्यूटिव, और यानी इस कैंपस के हिसाब से देखें तो चीफ एग्जीक्यूटिव जवाद साहब। जी सर। अब अगर वो अपना एक ऑनलाइन कॉलेज शुरू कर लें तो कॉलेज के लिए तकलीफ की बात होगी, तो असूलन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कंपीटिंग, अब आप कहेंगे कि ऑनलाइन कॉलेज कैसे कंपीट करता है कॉलेज से, क्योंकि कॉलेज भी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अब ये फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अब जैसे मेरे केस में मामला उल्टा हुआ, मैं पहले ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता था, ये फिजिकल प्रोवाइड करते थे, जब कोरोना आया ये मेरी दुनिया में आ गए, तो वो उल्टा हिसाब। ऐसा नहीं हुआ कि एक टीचर ने यहाँ बैठे बैठे वहां सर्विसेज प्रोवाइड शुरू कर दी, वहां का एक टीचर जो इनको भी फिजिकली सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, ये उसकी दुनिया में घुस गए, तो मुझे कुछ कह नहीं पाए कि ठीक है, मतलब अब इनको तो, इनकी तो दुनिया हमने खराब की है। तो कहने का मतलब है कैंपस में जो हेड बैठा हुआ हो, अगर वो अपने तौर पर अपना एक ऑनलाइन सेटअप लॉन्च करे, और कुछ बच्चे आए हो गए कि कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा है, फ्रंट ऑफिस वाले खास जगह तक कर रहे हो, और फिर वो जवाब साहब क्या पहुंचोगे, यार देखो ये तो बड़े जालिम लोग हैं, चलो कोई बात नहीं, मेरी तरफ आ जाओ, सस्ते में हो जाएगा काम। अब ऐसे में उनकी नीयत जितनी मर्जी साफ हो, होगा क्या, लोगों के ध्यान में क्या आएगा, कॉलेज क्या सोचेगा कि यार ये तो हमारे पास बैठ के अपना वेंचर बना रहे हैं, तो उससे वो कंपीटिंग। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऐसा करेगा, खतरनाक बात है। कोई डायरेक्टर ऐसा करे, कोई विजिटिंग डायरेक्टर ऐसा करे, तो वो एक अलग चक्कर है, लेकिन उसे भी नहीं करना चाहिए। अगर वो यहाँ मौजूद हो और यहाँ मौजूद हो के अपना शुरू करे, इसलिए उन्होंने क्या एट द टाइम ऑफ स्टार्ट बता दें कि कंफ्लिक्ट। ये जिस वक्त ऑनलाइन में जा रहे थे, मैंने उसको कहा था, मैंने कहा भाई मेरा अपना ऑनलाइन है, फिर बाद में आप ये ना कहना कि आप हमारे ऑनलाइन में घुस गए। और इसीलिए मैं हर सेशन में कोशिश करता हूँ मैं फिजिकल पढ़ाऊँ, और अगली दफा कभी राइटिंग में हुआ है कि मैं खाली फिजिकल पढ़ाऊँ, ताकि कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए। ऐसा ना हो कि वो फिर मतलब मेरे ऑनलाइन और इनके ऑनलाइन आपस में मिक्स होना शुरू हो। तो ये मतलब वही बात है, मैं जितनी खतरनाक सेंसिटिव एग्जांपल दे सकता था, मैंने उससे ज्यादा सेंसिटिव एग्जांपल दे दी। ठीक है जी।